स्वागत दोस्तों आपका अपने चैनल से के सामने मौत चलेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज़ आपको बताएंगे दोस्तों, राहुल गांधी और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बीच में इनडायरेक्ट तरीके से चल रहे बहस के बीच में अचानक से आरएसएस के 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों बताएंगे कहां पर हुई है इस तरीके की गिरफ्तारी की। बीजेपी की प्रदेश की सरकार भी हिल रही है दोस्तों, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर भेजने का भी लिया गया है फैसला। डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे, बताएंगे क्या है पूरी कहानी, से के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर अचानक से महाराष्ट्र की 2 बड़ी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता, जिसमें से एक पार्टी तो है सत्ता में भी और जिसके उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं बीजेपी सरकार में, उसने सीधा कांग्रेस पार्टी को फोन लगाया है और गठबंधन की मांग की है। बताएंगे क्या है पूरा मामला दोस्तों, और कौन ये नेता है जो कांग्रेस पार्टी को गठबंधन के लिए बार बार मनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार फोन आ रहे हैं और साथ में बीजेपी के नेता चुनाव में वोट प्राप्त करने के लिए अब लोगों के जूते भी पॉलिसी करने लगे हैं दोस्तों। बताएंगे कौन है ये भाजपा के अध्यक्ष, इसी के साथ में एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने एकदम सच बोला है, आरएसएस वालों को सच्चाई नहीं बल्कि किसी भी हालत में पावर में रहना है और केवल इन्हें शक्ति से मतलब है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी आजकल जर्मनी की यात्रा पर है दोस्तों, जहां पर वहां के बुद्धिजीवियों के साथ में राहुल गांधी की लगातार चर्चाएं चल रही है दोस्तों। ऐसे में राहुल गांधी आरएसएस की विचारधारा को उनके बीच में बताते हुए कहते हैं कि आरएसएस वालों को सच्चाई पसंद नहीं है, वो जैसे तैसे शक्ति ग्रहण करना चाहते हैं, यानी पावर में रहना चाहते हैं। उन लोगों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, वे लोग सच्चाई से ऊपर शक्ति को रखते हैं, यानी पावर उनके लिए सब कुछ है। जब राहुल गांधी जर्मनी से ये सवाल दाग रहे थे दोस्तों, तो इस पर इनडायरेक्ट तरीके से जवाब देते हुए आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत कोलकाता के अंदर संघ के कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि बीजेपी की नजर से आरएसएस को नहीं देखना चाहिए, आरएसएस में आकर आरएसएस को अनुभव करना चाहिए, तभी पता चलेगा कि आखिर आरएसएस क्या काम करती है। जब ये सफाइयां दे रहे थे मोहन भागवत दोस्तों, तभी खबर सामने आती है केरल से जुड़ी हुई दोस्तों। दक्षिण के राज्य केरल के अंदर 5 लोगों को अरेस्ट किया जाता है, जिनमें से 4 लोग आरएसएस से जुड़े पाए जाते हैं। दरअसल ये पूरा मामला केरल के पलक्कड़ जिले के अंदर वालायार से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जहां पर चोरी के शक में एक व्यक्ति को बांग्लादेशी बताकर 5 लोगों ने मिलकर उसकी जान ले ली, और जिस व्यक्ति की पीट पीट कर जान ले ली गई दोस्तों, उसका नाम राम नारायण बताया गया, जो केरल के अंदर मजदूरी करने के लिए आया हुआ था और छत्तीसगढ़ का निवासी था। दलित प्रवासी मजदूर के तौर पर काम करने के लिए क्षेत्र में आया था दोस्तों, लेकिन इन राक्षसों के द्वारा पीट पीट कर जान ले ली गई दोस्तों। इस मामले पर जब पुलिस ने कार्रवाई करना शुरू किया तो 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई, जिनमें एक मुरली नाम के व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, प्रसाद नाम के व्यक्ति को, अनु, बिपिन और आनंदन नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है दोस्तों। इसमें से 4 जने आरएसएस से जुड़े हुए हैं। केरल के मंत्री ने खुलासा किया है दोस्तों, और जैसा ही केरल के मंत्री का खुलासा सामने आया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के लोगों ने मोहन भागवत को और ज्यादा निशाने पर लेना शुरू कर दिया है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो बोला और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने उस बात का जवाब देने की कोशिश की और तोड़ मड़ोड़ कर बातों को पेश करने की कोशिश करते हुए कहने लगे कि आरएसएस में जो जाएगा वही आरएसएस को अनुभव करके समझ पाएगा कि आखिर आरएसएस है क्या। बीजेपी की नजर से आरएसएस समझ में नहीं आएगा, लेकिन दोस्तों केरल से ये जो घटना सामने आई है, इससे साफ तौर पर पता चल रहा है कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वो 100% डंके की चोट पर सही बात है, और मोहन भागवत आरएसएस के लोगों के कुकृत्यों को छिपाने के लिए बयान दे रहे हैं। 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। और अगर आप भी मानते हैं कि जब तक संपूर्ण बैन नहीं लगाया जाएगा तब तक दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग अपने आप को देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर पाएंगे, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर सबसे हाई प्रोफाइल इलेक्शन बीएमसी का इलेक्शन होने जा रहा है दोस्तों। ऐसे में लगातार एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करने के लिए पार्टियां लालायित हो रही है दोस्तों। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के निकाय चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में अचानक से खबर सामने आती है कि बीएमसी के चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 15 जनवरी को बीएमसी के इलेक्शन करवाए जाएंगे और ऐसे में नए तरीके के समीकरण बनाने को लेकर लगातार चर्चा जारी है दोस्तों। ताजा घटनाक्रम को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना गुट के सीनियर नेता संजय राउत ने आने वाले मुंबई के नगर निकाय चुनाव के लिए एक साथ रणनीति पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी को फोन लगाया है दोस्तों। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब हाल में स्थानीय चुनाव में विपक्षी महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के घटक दलों में कांग्रेस पार्टी सबसे मजबूत पार्टी बनकर उभरी है दोस्तों। मौजूदा हालात को देखते हुए यह कॉल सिर्फ एक शिष्टाचार से कहीं ज्यादा आगे की बात है दोस्तों। 15 जनवरी को होने वाले बीएमसी के चुनाव से पहले एक सर्वाइवल स्ट्रेटेजी जैसा पूरा एक चुनाव लग रहा है, यानी जैसे तैसे शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस वाले कांग्रेस पार्टी को गठबंधन का हिस्सा बनाकर चुनाव में अच्छी स्थिति प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि अगर बीएमसी से भी शिवसेना, यूबीटी बुरी तरीके से हार जाती है दोस्तों बीएमसी में, तो फिर इसका सीधा मतलब ये होगा कि उद्धव ठाकरे की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास एक ही विकल्प है कि वो ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को साथ में लेकर ज्यादा से ज्यादा सीटों पर खुद चुनावी मैदान में उतरे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने देख लिया कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास अपना खुद का कोई भी जनता का समर्थन बचा नहीं है, क्योंकि अभी निकाय के चुनाव के जो नतीजे आए थे, नगर पालिका के नतीजे आए, उसमें शिवसेना
शिवसेना यूबीटी का कुछ अता पता ही नहीं चल रहा है। तो इससे कांग्रेस पार्टी को मैसेज क्लियर मिल चुका है कि मराठी वोट भी उद्धव ठाकरे अपने पास नहीं लेकर आ पा रहे हैं और एमएनएस पार्टी भी कहीं ना कहीं उस तरीके से मराठी वोटों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पा रही है जो पहले वो किया करते थे। उनके एक कहने पर मराठा लोग वोट किया करते थे। अब कांग्रेस पार्टी विपक्ष की सबसे मजबूत पार्टी है दोस्तों। तो ऐसे में अगर ये सोच रहे हैं उद्धव ठाकरे की कांग्रेस को साथ में रखेंगे और कम सीटें देकर चुनाव लड़वा देंगे जैसे विधानसभा में किया गया था, तो अब वो कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त करेगी नहीं। यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस ने साफ शब्दों में बोल दिया है कि वो चुनाव में गठबंधन बनाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि वो अगर गठबंधन का हिस्सा बनती है और शिवसेना यूबीटी एमएनएस के साथ में जाती है तो वोट तो वैसे भी ट्रांसफर नहीं होने। जो कांग्रेस पार्टी को वोट अभी मिलने हैं वो गठबंधन में भी मिलेगा। तो फिर फायदा क्या है इनके साथ गठबंधन करने का? उल्टा कम सीटों पर लड़ना और पड़ेगा दबाव के चक्कर में। आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत का फोन राहुल गांधी को आ रहा है दोस्तों। ये तो वैसे भी गठबंधन का हिस्सा है, तो हो सकता है कि ये फोन आ गया हो गठबंधन में आपस में चर्चा करने के लिए। किसी भी तरीके से हमेशा नेता एक दूसरे को फोन कर सकते हैं, लेकिन अजीत पवार को क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की इतनी पड़ी है दोस्तों कि वो लगातार कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। ऐसी ही एक अपडेट आई है। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी गलियारे में नई सियासी खिचड़ी पक रही है दोस्तों। राजनीतिक उलट पुलट की संभावना जबरदस्त दिखाई दे रही है। सत्ताधारी महायुति गठबंधन में शामिल एनसीपी के नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पुणे के नगर निगम के चुनाव को लेकर जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना को तलाश रहे हैं। यही बड़ा कारण है कि खुद अजीत पवार जो उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सतेज पाटिल को फोन लगाया। उनसे कहा कि आप कांग्रेस पार्टी और एनसीपी अजित पवार गुट का गठबंधन करवाइए और दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं और पुणे के अंदर बीजेपी का सुपड़ा साफ करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पुणे म्युनिसिपैलिटी में अकेले से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है दोस्तों। यानी भारतीय जनता पार्टी अकेले मैदान में नगर निगम में आना चाहती है, तो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी अजित पवार के पास मौका है कि दोनों मिलकर चुनाव लड़े। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी को सोचना विचारना पड़ेगा कि क्या एनसीपी अजित पवार गुट के साथ में गठबंधन किया जा सकता है, क्योंकि अगर अजित पवार के साथ गठबंधन करेंगे तो मैसेज गलत जाएगा कि वो महायुति का हिस्सा है। और उसके बाद ये सब जानने के बावजूद कांग्रेस पार्टी नगर निगम के अंदर जीतने के लिए उनके साथ गठबंधन किया है। अब ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी के पास तय करने के लिए दो चीज है, या तो साथ में जाए या विरोध में खड़े रहे लगातार डंके की चोट पर। आप क्या समझते हैं? क्या अजित पवार जो फोन लगा रहे हैं क्या अपने मतलब से फोन लगा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को ये फोन काट देना चाहिए और इस पर कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए, या फिर दोनों को मिलकर बीजेपी को कम से कम पुणे के नगर निगम के अंदर हरा देना चाहिए? जो भी आपकी राय है दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीएमसी का चुनाव इतना ज्यादा जरूरी चुनाव है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों रुपए का बजट आता है। तो बीजेपी के नेता जैसे तैसे वोट इकट्ठा करने के लिए साम दाम दंड भेद के साथ साथ हर तरीके के नाटक और ड्रामा भी कर रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि मुंबई के बीएमसी चुनाव नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। मुंबई बीजेपी की ओर से रेलवे बूट पुलिस फेडरेशन का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में मुंबई भाजपा के अध्यक्ष अमित साटम ने बूट पुलिस कामगारों के संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी है। यानी जूता पॉलिश करने वाले लोगों की समस्या सुनते हुए रोजगार और सुविधाओं जैसी बातें कर रहे हैं बीजेपी के नेता दोस्तों। कार्यक्रम की खास तस्वीर ये रही कि अमित साटम ने खुद बूट पॉलिश करके कामगारों के श्रम के प्रति अपना सम्मान जताया। बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी के इस कदम को राजनीतिक रूप से अहम माना जा रहा है, जहां जहां अलग अलग श्रमिक वर्ग तक पहुंच बनाने की कोशिश बीजेपी वाले कर रहे हैं, यानी अलग अलग वर्गों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीएमसी के चुनाव में कितना सफल हो पाएंगे ये तो आगे पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि बीएमसी के अंदर इक्वेशन ही सब कुछ काम करता है। अगर मराठी वोट एकजुट हो जाते हैं शिवसेना यूबीटी और एमएनएस के साथ में तो पूरी तरीके समीकरण पलटेगा, लेकिन अगर एनसीपी और एकनाथ शिंदे को वोट मिलता है तो फिर एनडीए गठबंधन के लिए फायदेमंद रहेगा। सारा इक्वेशन इसी के आधार पर होगा कि मराठी वोट कहां से कहां जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों कार्यक्रम तो हुआ, लेकिन बीजेपी के नेता जिस तरीके से जूता पॉलिश करके दिखा रहे हैं दोस्तों, तस्वीरें काफी ज्यादा लोगों ने शेयर की है और इस पर अलग तरीके का रिस्पॉन्स सामने आए, तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता हर तरीके का हथकंडा अपना रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्राप्त किया जाए बीएमसी चुनाव में। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं? क्या जेन्युइन तरीके से ऐसा कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि वोटों को अपने पक्ष में किया जाए और माहौल बनाया जाए और केवल ये फोटो शूट कराने के लिए किया गया है? तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जिसमें पिछले से पिछले रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में राहुल गांधी ने 14 तारीख को एक बड़ी रैली का आयोजन किया था दोस्तों। इस रैली का नाम वोट चोर गद्दी छोड़ रैली दिया गया था, जिसमें भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे दोस्तों। और इस दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। इसमें बताया गया कि इस रैली के बाहर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी कुछ महिला नेत्री थी, जिन्होंने नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यहीं खुदेगी, और इस तरीके के नारे बार बार लगाए गए, जोर जोर से लगाए गए। वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। तो उसके बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बीजेपी वाले भड़क गए और कहने लगे कि नरेंद्र मोदी
मोदी के खिलाफ इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं, नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश चल रही है और तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बातें की गई दोस्तों। ऐसे में अब पटना के सिविल कोर्ट में एक केस दायर किया गया है। इस केस में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद सोनिया गांधी और लोकसभा की सांसद वायनाड की प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम दिया गया। राजस्थान के जयपुर शहर के अंदर कांग्रेस पार्टी की महिला अध्यक्ष मंजुलता मीणा का नाम बताया गया है कि उन्होंने ये विवादित नारे लगाए हैं और शिकायत दर्ज करवाई गई है। इन सबको आरोपी बताया जा रहा है। अब पटना कोर्ट में ये शिकायत दर्ज करवाई गई है दोस्तों। अब देखते हैं इस पर क्या संज्ञान लिया जाएगा। सिविल कोर्ट में यह मामला दर्ज करवाया गया है। अगर आप भी मानते हैं कि प्रियंका गांधी पहले ही कह चुकी है कि किसने नारा लगाया, उन्हें इसकी कोई जानकारी भी नहीं है, पता भी नहीं चला, इतने सारे लोग आए थे, किसने नारा लगाया, और ऐसा तो है नहीं कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी ने मंच से इस नारे का समर्थन कर दिया हो, तो फिर उनके खिलाफ शिकायत देने का कोई औचित्य ही नहीं है। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि ऐसे ही अगर कांग्रेस पार्टी मुकदमा करवाने पर आ जाए, शिकायत करवाने पर आ जाए, तो फिर बीजेपी के नेताओं के ऊपर, हर एक नेता के ऊपर 4-4, 10-10 मुकदमे हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर तो दिन रात उल्टा सीधा बोलते ही रहते हैं। यानी भाजपा जो हरकत कर रही है, अगर कांग्रेस वो करने लगे या विपक्ष की अन्य पार्टियां करने लगे तो स्थिति एकदम अलग होगी। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते हुए अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा दोस्तों। साथ साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि राज्य में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में गंभीर गलतियां सामने आई है। वोटरों की मैपिंग में त्रुटियां पकड़ी गई है। चुनाव आयोग राज्य सरकार को बताए बिना ही ऑब्जर्वर की नियुक्ति कर रहा है। पूरी प्रक्रिया बीजेपी के हित में चलाई जा रही है। सोमवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में टीएमसी के बूथ लेवल के एजेंटों से बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने एसआईआर सुनवाई के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त केंद्रीय अधिकारियों को स्थानीय भाषा बांग्ला का बहुत कम ज्ञान है। ऐसे अधिकारी संशोधन अभ्यास के दूसरे फेज के दौरान वेरिफिकेशन करने के लिए अयोग्य है। यानी केंद्र के लोगों को नियुक्त किया जा रहा है जिन्हें बांग्ला भाषा का कोई ज्ञान नहीं है। दरअसल चुनाव आयोग ने 19 दिसंबर को पश्चिम बंगाल में हुए एसआईआर की नई वोटर लिस्ट जारी की। ड्राफ्ट रोल के बाद कुल मतदाता 7 करोड़ 8 लाख के आसपास थे और पहले 7 करोड़ 66 लाख से ये संख्या नीचे घट गई, यानी 58 लाख लोगों के नाम काटे गए। लेकिन जो फाइनल वेरिफिकेशन होगा उसके लिए केंद्र से लोगों को भेजा जा रहा है और फाइनल वेरिफिकेशन में कई लोगों के नाम और कट सकते हैं दोस्तों। और चुनाव आयोग से इस मामले की शिकायत तृणमूल कांग्रेस कर रही है कि केंद्र से अधिकारी भेजे जा रहे हैं जिनको स्थानीय बांग्ला भाषा का तो कोई ज्ञान ही नहीं है। और ऊपर से सबको पता है कि जो फाइनल ड्राफ्ट बनाया जाएगा वो चुनाव घोषणा से मात्र 5-6 दिन पहले बनाया जाएगा और इलेक्शन की घोषणा कर दी जाएगी। उसके बाद अगर कोर्ट के चक्कर भी लगाए जाएंगे तब भी फाइनल ड्राफ्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। यानी जिन लोगों के नाम चाहेंगे उनके नाम काटकर कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित किया जा सकता है। ये आरोप बीजेपी और केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा जो केंद्रीय अधिकारियों की नियुक्ति है उसे लेकर ममता बनर्जी उठा रही है दोस्तों। उनका सवाल एकदम जायज है। दो शब्द जरूर लिख के बताएगा उनके सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया साथ साथ दोस्तों। कुछ दिनों पहले दिल्ली के एनवायरमेंट मिनिस्टर सिरसा ने मजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली वालों से माफी मांगते हुए कहा था कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त नहीं बना पाए, इस बार प्रदूषण से लड़ाई नहीं लड़ पाए, इसीलिए दिल्ली वालों से माफी मांगते हैं। हालांकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आम आदमी पार्टी के ऊपर उल्टे उल्टे आरोप लगा रहे थे और कई बीजेपी के लोग तो दावा कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी वाले जानबूझकर कूड़ा जला रहे हैं ताकि दिल्ली में प्रदूषण हो जाए। यानी जिस बात का ना सिर है ना पैर है। दिल्ली समेत कई आसपास के क्षेत्रों के अंदर भी प्रदूषण बढ़ा हुआ है दोस्तों। ऐसे में दिल्ली के बढ़ते AQI पर मजिंदर सिंह सिरसा जो माफी मांग रहे हैं, उन्हें लेकर उनका इंटरव्यू एक सोशल मीडिया पर आया है दोस्तों। लाइव टाइम्स पर जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है सिरसा ने, उस इंटरव्यू के दौरान उनके ऑफिस में एयर प्योरीफायर लगा हुआ नजर आ रहा है। यानी मंत्री जी खुद एयर प्योरीफायर में बैठकर सांसें ले रहे हैं और दिल्ली के लोग गैस चैम्बर में सांसें लेने के लिए मजबूर है और मंत्री से जब कुछ हुआ नहीं तो आकर माफी मांग ले रहे हैं। यानी सोचिए दोस्तों कि लोग अपने सांसों में लगातार धुआं भरते जा रहे हैं और इससे उनका लंग्स यानी फेफड़ा सीधे प्रभावित हो रहा है और बीजेपी के मंत्री केवल माफी मांगकर मामले से कन्नी काटने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि फरवरी में ही इनकी सरकार बन गई थी, तब से अब तक लगभग 10 महीने का टाइम था, कुछ तो करना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं कर पाए। केवल बीच में जब प्रदूषण कम हुआ था तब हवा के कारण प्रदूषण कम होने पर अपनी पीठ थपथपा रहे थे और आज इस मामले पर कि इतना दिल्ली में प्रदूषण है कुछ बोलने को तैयार नहीं है दोस्तों। और आखिर में आकर माफी मांगते हुए कह रहे हैं कि हमको कम टाइम मिला, हम नहीं कर पाए। आप लोग क्या कहना चाहते हैं ऐसे मंत्री के बारे में जो काम वाम कुछ करते नहीं है और माफी मांगकर अपना जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता के तौर पर इमेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। इस पूरे मामले पर चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ जिसमें
अरावली की पहाड़ियों को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही है। अरावली की पहाड़ियां काटे जाने को लेकर जिस तरीके से परिभाषा में परिवर्तन किया जा रहा है दोस्तों, उसे लेकर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रिया सामने आई है। आपको बता दें कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरियाणा के रह चुके हैं एमडी सिन्हा, उन्होंने इंडिया टुडे में एक पत्रकार से बात करते हुए, राजदीप सरदेसाई से बात करते हुए काफी दिलचस्प बात बोली दोस्तों, क्योंकि उन्होंने हरियाणा को चलाया हुआ है तो उनको पता है कि हरियाणा में अरावली की क्या स्थिति है और अरावली पहाड़ को लेकर राजस्थान और अन्य सरकारों का क्या रुख रहता है। वो बताते हैं कि बार बार अरावली की परिभाषा बदली जाती है। कभी कहा जाता है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसके लिस्ट में अरावली पहाड़ का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए अरावली पहाड़ को तोड़ा जा सकता है। फिर दूसरी परिभाषा देते हुए कहा जाता है कि अरावली पहाड़ उसी को माना जाएगा जो करोड़ों साल पुराने होंगे और जांच की जाएगी, और अगर करोड़ों साल पुराने नहीं पाएंगे तो उसको अरावली नहीं माना जाएगा। और यह तीसरी बार परिभाषा यानी डेफिनेशन में बदलाव किया गया है और अब 100 मीटर वाला डेफिनेशन दिया गया है कि 100 मीटर से जितने कम वाले पहाड़ है उनको अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा। और कोर्ट में इस परिभाषा को स्वीकृति मिलने के बाद लोगों में जबरदस्त आक्रोश है दोस्तों, और सरकारी वकील ने कोर्ट में जाकर बोला कि अगर इस परिभाषा को स्वीकृत किया जाता है कि 100 मीटर से कम वाले जो पहाड़ है उनको अरावली ना माना जाए तो 90% पहाड़ियां जो है वो अरावली के अंदर आ जाएगी, यानी अरावली की परिभाषा के अंतर्गत आ जाएगा और 90% इलाके के अंदर कोई खनन नहीं हो पाएगा, माइनिंग नहीं हो पाएगी। लेकिन हरियाणा के पूर्व प्रधान सचिव बता रहे हैं कि ये जो परिभाषा है इसके अंतर्गत 90% का जो दावा किया जा रहा है कि अरावली के अंतर्गत आ जाएगा, ये बातें एकदम गलत है। इसके बाद दोस्तों साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकारी वकील ने जाकर कोर्ट में झूठ बोला है कि ये जो परिभाषा है जिसके अंतर्गत 100 मीटर से कम वाले पहाड़ों को अरावली नहीं माना जाएगा, उसके अंतर्गत 90% परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे, यानी अरावली के परिभाषा के अंतर्गत आ जाएंगे और अरावली पर्वत बच जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों कोर्ट को भी गुमराह करने का ये गंभीर मामला है। पूर्व प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरियाणा सरकार के एमडी सिन्हा कहते हैं कि सारे आंकड़े कोर्ट में पेश करने चाहिए कि किस आधार पर यह फैसला लिया गया है, 100 मीटर वाला डेफिनेशन दिया जा रहा है और क्या इसके पीछे इनके पास एविडेंस है, ये सब कुछ कोर्ट में पेश करना चाहिए। अब देखते हैं हिम्मत है या नहीं। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी सरकार की मानसिकता को लेकर गंभीर सवाल जनता खड़े कर रही है। सबको पता है कि खनन करने के लिए ये पूरे प्रयास चल रहे हैं। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस ने रेल किराए में वृद्धि को लेकर सोमवार को आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने लोगों का ट्रेन यात्रा करना मुश्किल कर दिया है। पार्टी के प्रवक्ता अजय कुमार ने भी कहा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि उनके रहते रेलवे की हालत खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग, कांग्रेस की मांग है कि पूरे देश में रेल लाइन में सुरक्षा कवच की व्यवस्था की जाए ताकि रेल के एक्सीडेंट को रोका जाए। दूसरा ये कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अपना इस्तीफा दे क्योंकि उनके रहते रेलवे की हालत और ज्यादा खराब हो गई है, खस्ता हाल हो गई है। रेलवे में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को वापस किया जाए, यानी जो पहले सीनियर सिटीजन के लिए एक कंसेशन मिलता था उसको खत्म कर दिया गया और इससे सीनियर सिटीजन साफ तौर पर डायरेक्ट प्रभावित हुए, उसे वापस करने की मांग की गई है। इन्हीं मांगों के साथ कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के रेल मंत्री को निशाने पर लिया है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के दौरान दूसरे दिन सोमवार को विधान भवन के मुख्य द्वार पर समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने कोडिन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया दोस्तों और सरकार विरोधी नारे लगाए। सोमवार को सुबह 10 बजे विपक्षी एसपी सदस्य समाजवादी पार्टी के सदस्य हाथों में सरकार विरोधी नारे लिखी तख्तियां लेकर विधान भवन में मुख्य द्वार पर पहुंचे और चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के समक्ष जाकर धरना देने लगे। दोस्तों योगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। एसपी के विधान सभा और विधान परिषद के सदस्यों के हाथ में तख्तियां लहराते हुए कोडिन कफ सिरप के कथित अवैध कारोबार से जुड़े आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग और सरकार पर कुछ लोगों को बचाने के आरोप भी लगाए गए। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। अभी तक कोडिन वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है, सबको बचाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में बीकानेर में शहर व देहात कांग्रेस ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क के कलेक्ट्री तक जुलूस निकाला और पुलिस के सामने सरकार विरोधी नारे लगाए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता बैरिकेड्स पर चढ़ गए। दोस्तों कांग्रेस कार्यकर्ता दोपहर 1 बजे गांधी पार्क में एकत्र हुए और पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी अमर रहे जब तक सूरज चांद रहेगा, महात्मा गांधी तेरा नाम रहेगा के नारे लगाए। कार्यकर्ता अब कलेक्ट्री तक पहुंचे तो पुलिस ने बैरिकेड्स से पूरा रास्ता बंद कर दिया। एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्टर कार्यालय तक जाने की अनुमति दी गई लेकिन कार्यकर्ता अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। कुल मिलाकर दोस्तों कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि या तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने जाकर प्रदर्शन किया जाए या फिर कलेक्टर के सामने जाकर सीधा विरोध प्रदर्शन किया जाए और एग्रेसिव तरीके से ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर नाराजगी जताते हुए ये प्रदर्शन अलग अलग तरीके के किए जा रहे हैं और एग्रेसिव तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ता मैदान में है। साथ साथ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का खर्चा और बढ़ गया है। संसद में मोदी सरकार ने
जानकारी दी है। खर्च कितना बढ़ा, क्यों बढ़ा, सरकार बताने को तैयार नहीं है। वहीं पर जब इस मामले में आरटीआई डालकर पूछा गया तो नए प्रधानमंत्री आवास पर कितना खर्च हुआ, तो जवाब में कहा गया कि यह जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। सवाल यह है कि जब लोगों का पैसा लगाया जा रहा है तो आरटीआई कानून तो जनता के लिए ही होता है, जनता को जानने का अधिकार है कि उनका पैसा लग कितना रहा है। एक रफ आइडिया भी मिल जाएगा तो लोगों को समझ में आएगा कि प्रधानमंत्री के आवास पर जनता के कितने पैसे खर्च किए गए हैं। इससे सुरक्षा कैसे खतरे में आ सकती है, ये तो एक अजीब तरीके का सवाल है। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस पूरे मामले पर? 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों के 2 चरणों के नतीजे ने सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन की ताकत को एक बार फिर से साबित कर दिया है। कुल 288 निकायों में महायुति ने लगभग 207 नगर अध्यक्षों के पोस्ट जीते, जबकि महाविकास अघाड़ी सिर्फ 44 पोस्ट तक सीमित रह गया। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 117 से अधिक निकायों में नगर अध्यक्ष पोस्ट हासिल करके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा कायम रखा। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ने 53 और अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 37 पोस्ट जीते। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव के नतीजों ने लोकतंत्र की ताकत, मतदाता की भूमिका और सियासी रणनीतियां तीनों की अहमियत को एक साथ उजागर कर दिया है। एक ही वोट ने जीत और हार का फैसला तय कर दिया है, तो कहीं परिवारवाद को जनता ने सिरे से नकार दिया है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं? महाराष्ट्र चुनाव को लेकर भी लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। लेकिन बीजेपी वालों को महाराष्ट्र में अच्छी खासी सफलता मिली है और कांग्रेस पार्टी लार्जेस्ट पार्टी ओपोजिशन की बनकर आई है, यानी विपक्ष की पार्टी के तौर पर जनता ने कांग्रेस को चुना है। इससे पहले शिवसेना, यूबीटी वाले और शरद पवार की एनसीपी वाले कांग्रेस पार्टी को कमजोर समझ रहे थे और कांग्रेस पार्टी को कम सीटें देकर चुनाव लड़वा रहे थे दोस्तों। लेकिन अब कांग्रेस को समझ में आ गया है कि महाराष्ट्र में इन 2 पार्टियों का कुछ बचा नहीं है। विपक्ष में अगर कोई पार्टी डटकर मुकाबला कर रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है और अब जनता भी कांग्रेस की ओर रुख कर रही है एक नए विकल्प के तौर पर। साथ साथ उदयनिधि स्टालिन ने केंद्र पर अल्पसंख्यक वोटर्स को निशाना बनाने का आरोप लगाया। लगभग तमिलनाडु में 97 लाख वोट काटे जाने की जानकारी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी और इशारा करते हुए अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगा रहे हैं मंत्री तमिलनाडु के डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे लिखिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।